बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसका कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं हम? 15 और उसके बाद होगा 16 और फिर 17 और इंशाल्लाह ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। क्या करना है? मीथेन प्रिपरेशन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीथेन CH4। ठीक है भाई, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं, तनकीदी कमेंट भी आते हैं, बातें भी होती हैं। अभी भी रिसेंटली, अभी 1 घंटा पहले भी एक कमेंट पढ़ा, अजीब सा नाम था, FFDDIG। आप देख सकते हैं इसके पार्ट 14 के नीचे कमेंट अभी भी मौजूद है। वो उसमें लिखा हुआ उन साहब ने या साहिबा ने बोला, इन चीज़ों को छोड़ें सर, टू द पॉइंट और फोकस्ड बात करें बस। भाई मेरी बात सुनिए, आपको कोई गन पॉइंट पे तो ये वीडियो दिखा नहीं रहा, कोई ज़बरदस्ती कर नहीं रहा। ये YouTube पड़ा हुआ है, हज़ारों लाखों वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप देखिए, टू द पॉइंट अपना कॉन्सेप्ट लीजिए और आगे बढ़ जाइए। मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा ना, सब अपनी मर्ज़ी से वीडियो देख रहे हैं। ना तो आपको मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, ना मुझे आपकी लाइक की ज़रूरत है। ना मैं कहता हूँ कि लाइक करें, ना सब्सक्राइब करें। मुझे तो ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो रटना नहीं चाहता, जो समझना चाहता है, जो सीखना चाहता है, वो मेरे साथ रहें। आप जल्दी में, बहुत ज़्यादा जल्दी में एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, याद करना है, तो भाई नोट्स उठाएं, याद करना शुरू कर दें, बस दे दें पेपर। आप क्या प्रॉब्लम है? इतने सारे बच्चे हैं, मेरे स्कूल के ढेरों ढेर बच्चे हैं, याद ही कर रहे होते हैं। आप भी याद कर लें, मुझे इससे थोड़ी ना कोई परेशानी है। परेशानी आपको होगी, परेशानी आपको होगी। आपको आगे जाके रियलाइज़ होगा, नहीं वो शख्स सही था, वो शख्स सही था, वो सही कह रहा था कि नहीं यार, समझने पे भी अगर थोड़ा ध्यान दे लेते ना तो वाकई आज हम जो परेशान हैं तो परेशान ना होते। बहरहाल, जिन बच्चों को समझ में आ जाती है वो तो वीडियोस देख रहे हैं, बाकायदा लेक्चर भी नोट कर रहे हैं और साथ साथ सीख भी रहे हैं। क्या कर सकते हैं? बहरहाल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंशाअल्लाह हमारा काम है कोशिश करना। इंसान का काम है सिर्फ कोशिश करना। कोशिश है कर रहा हूँ कि हमारी कौम जो है वो ट्रैक पे आ जाए और रट्टों से बाहर निकल के जो है वो सीखने पे तवज्जो दे। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब आप देखेंगे पाकिस्तान का नाम जो है वो, और पाकिस्तान के इदारों का नाम, पाकिस्तान के स्टूडेंट का नाम जो है वो फ़ख्र से लिया जाएगा कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, शाइनिंग स्टार्स, ऐसे स्टूडेंट हैं जो बताएंगे कि हाँ वाकई हम स्टूडेंट हैं। बहरहाल, तो हमारा आज का टॉपिक यही है, प्रिपरेशन। इसका इंट्रोडक्शन के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको देखेंगे, इसमें जो भी मालूमात हैं उसको देखेंगे। उसके बाद फिर हम जो है इसकी प्रिपरेशन, इसकी तैयारी को देखेंगे कि ये मीथेन गैस जो है इसकी तैयारी कैसे की जाती है, सेकंड टॉपिक है। उसके बाद फिर इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बुक में देख लें आप, बुक के मुताबिक ही चलता हूँ। और उसके बाद फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, और फाइनली लास्ट टॉपिक इसका जो है, हम इसके यूजेस देखेंगे। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या करने जा रहे हैं। है क्या ये? सबसे पहले जब हम जानना चाहते हैं स्ट्रेट क्या है इसकी, ये गैस है। केमिकल फार्मूला क्या है इसका? CH4 है। क्या ये, और CH4 मतलब कंपाउंड है, तो हमारे पास कंपाउंड दो ही किस्मों के होते हैं, या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? जी ये बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सारी प्रीशियस इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसकी फैमिली कौन सी है, किस फैमिली से इसका ताल्लुक़ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, तो इसका ताल्लुक़ जो है वो अल्केन फैमिली से है।
अल्केन फैमिली से। ठीक है भाई। नेचुरल प्रिपरेशन इसकी, नेचुरल प्रिपरेशन यानी कि कुदरती तौर पे भी तैयारी होती है इसकी, जिसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। इंसान दो तरह से तैयार हो रही ना, एक चीज़ कुदरती तैयार हो रही है दुनिया में, कहीं जंगलों में, दरियाओं में, गीली मट्टी में बहुत सारे कंपाउंड्स नेचुरली तैयार होते हैं ना, कुदरती तौर पे तैयार होते हैं। किसी इंसान का अमल दखल नहीं होता उसके अंदर। कुदरती हालात जो हैं वो अल्लाह ताला ने सिस्टम जो बनाया हुआ उसके तहत वो चीज़ें उनको मिल जाती हैं, तो केमिकल रिएक्शन हो जाता है। दूसरे केमिकल रिएक्शंस वो होते हैं जो इंसान कर रहा है लेबॉर्ट्री में, या फिर अपने जो है वो फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में, या इंडस्ट्री के लेवल के ऊपर, या R&D डिपार्टमेंट्स होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, साइंस लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, यहाँ पर इंसान बना रहा होता है। तो बहरहाल नेचुरल प्रिपरेशन, कुदरती तौर पर अगर हमें इस गैस को देखना हो तो ये कैसे जो है ये एंड प्रोडक्ट होता है। एंड प्रोडक्ट यानी कि इख्तितामी एंड प्रोडक्ट हो रहा होता है। एंड का मतलब होता है इख्तिताम, एंड हो जाना। तो कोई काम हो रहा होगा ऐसा, तो उसके एंड में जाके ये गैस जो है वो बनेगी। अब वो काम हो क्या रहा है, वो काम आप देख लीजिए, डिके का काम है। डिके का मतलब ख़राब होना, डिके ऑफ प्लांट्स, डिके ऑफ प्लांट्स। डिके का मतलब ख़राब होना, कुदरती तौर पर गल सड़ जाना, गल सड़ जाना किसी चीज़ का, गल सड़ जाना, ख़राब हो जाना। आप जो है वो इसको तैयार करना चाहते हैं मीथेन गैस के, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे दरख्तों के पत्ते वगैरह, टहनियाँ, पत्ते जो होते हैं, टहनियाँ वगैरह, प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे, इनका ढेर जो है एक जगह पे जमा कर दें एक डब्बे में, और उसको बंद कर दें, टाइटली पैक्ड कर दें उसको। ठीक है, कि बाहर की हवा उसमें न जाए, टाइटली उसको पैक्ड कर दें, उसको बंद कर दें। 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद जब आप उसको खोलेंगे तो उसके अंदर से ऑब्वियस सी बात है, इतने दिन जब वो इतने सारे प्लांट्स आपने उस डब्बे में बंद करके रखे हुए हैं, सील्ड उसको पैक किया हुआ डब्बे को, तो वो जो प्लांट्स आपने अंदर बंद किए थे, पत्ते, टहनियाँ, ये वो सब कुछ, तो उन्होंने ख़राब तो होना है ना, उनको डिके तो होना है ना। तो फाइनली जब वो ख़राब हो के उनकी शक्ल बिल्कुल बिगड़ जाएगी और बिल्कुल वो गल सड़ जाएंगे, और जब आप उसको 15-20 दिन बाद उस डब्बे को खोलेंगे तो वो आपको जो आपने प्लांट्स डाले थे, उन प्लांट्स की जगह आपको कुछ और ही चीज़ जो है ना वहाँ पर पड़ी हुई नज़र आएगी। उसके साथ साथ एक गैस भी जो है वहाँ से रिलीज़ होगी, निकलेगी, और वही गैस जो है वो मीथेन गैस है। ठीक है, तो ये नॉर्मली कहाँ पर होता है, ये भी दुनिया में किन जगहों पर ऐसा काम होता है, तो आपको बता दूँ, ये मार्शी प्लेसेस जो हैं, तो ये ख़ास तौर पे ये प्लांट्स के डिके का प्रोसेस। प्लांट्स तो दुनिया भर में अमेज़न के जंगल हैं या दूसरी जगहें हैं, समंदर के अंदर भी प्लांट्स हैं, वहाँ पर भी प्लांट्स मरते तो हैं ना भाई, प्लांट्स भी, उनकी भी उम्र पूरी होती है, प्लांट्स के पत्ते भी टूटते हैं, टहनियाँ भी टूटती हैं, फ्रूट्स वगैरह या सीड या फ्लावर्स वो भी अलग अलग होते हैं। ये हमारी डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है। लेकिन टूटते फूटते तो हैं प्लांट्स, लेकिन वो एक जगह पर ओपन एरिया में पड़े हुए होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर मीथेन गैस बन नहीं पाती। शर्त यह है कि कवर्ड जगह हो, जहाँ पर ये पत्ते वगैरह ये वो एक जगह पर ढेर हों। बड़े बड़े जंगलात हैं, फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर नेचुरली पत्ते गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है वहाँ पर कि फिर वहाँ पर लाइट या एयर जो है उन प्लांट्स तक, उन डेड प्लांट्स तक नहीं पहुँच पाती, और उसके नतीजे में क्या होता है कि वो अंदर ही पड़े पड़े प्लांट्स के हिस्से, टहनियाँ, पत्ते वगैरह ये वो गल सड़ जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, और वहाँ से फिर मीथेन गैस जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। तो आपको मैंने जंगलात का बताया, आपको मैंने, और इसी तरह पहाड़ हैं, बहुत सारी जगहें जहाँ पर ये नेचुरली प्रोसेस ये हो जाता है। मेन चीज़ क्या है कि सिर्फ प्लांट्स के पत्ते वत्ते या प्लांट्स या छोटे पौधे ही नहीं, बल्कि वो एनवायरनमेंट भी, कि इन सबको जो है आपने इसी तरह क्लोज़ कर देना है, बंद कर देना, इस तरह से इनको बंद कर देना कि इन तक हवा ना पहुँचे।
ठीक है, इस तरह से ये टाइटली पैक्ड हो जाए। इसके अलावा और कौन सी जगह है? प्लांट्स एक और जगह पे कहलाते हैं जिनको मार्शी प्लेसेस कहा जाता है। मार्शी प्लेसेस, उर्दू में इनको कहा जाता है दलदली जगहें। दलदली जगह, जहाँ पर दलदल हो। ये दलदल या दलदली जगह या मार्शी प्लेसेस कौन कौन सी होती हैं? बारिश हो जाती है, आप देखें, आप बारिशों में देखते हैं पानी एक जगह पे खड़ा हो जाता है, स्टेगनेंट वाटर होता है। तो पानी जो खड़ा हो जाता है तो उसमें आप उतर जाइए। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर पहले क्या है, यहाँ पर ज़मीन थी, लैंड थी, मट्टी थी, ठीक है। और उसके बाद जब बारिश हुई तो इसी लैंड और इस ज़मीन के ऊपर इतना इतना जो है वो पानी आ गया, पानी आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप खड़े भी हो जाएं तो आपको पता है नीचे सख्त ज़मीन मौजूद है, सख्त ज़मीन मौजूद है। तो आप जो है वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर आप खड़े होंगे तो आपके पैर इस सख्त ज़मीन पे लग जाएंगे। लेकिन ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए, अगर ये नीचे ज़मीन जो है वो सख्त ना हो तो क्या होगा? अगर ये नीचे ज़मीन जो है, इस पानी के नीचे जो ज़मीन है वो सख्त ना हो बल्कि नरम हो, ऐसी नरम हो जैसे कि लिक्विड नहीं होता, लिक्विड जो है जैसे कि आप जो है वो क्या कह सकते हैं उसको, सॉफ्ट सा नरम सा कोई पाउडर वगैरह आप पानी में मिक्स कर लें, या मट्टी को ही ले लें। अगर आप मट्टी में बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार शामिल हो तो मट्टी इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि आपका पैर पड़ेगा तो आप उसमें अंदर जाते चले जाएंगे, जी बिल्कुल, और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इर्द गिर्द तो कोई चीज़ है नहीं जिसको पकड़ सकें। तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, इस मट्टी के, इस सॉफ्ट मट्टी के अंदर ही अंदर चले जाएंगे और आखिर में आपका इंतकाल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात आपको? ये जो जगह है इसको दलदल कहा जाता है या इसको मार्श कहा जाता है। मार्श, MA, मार्श मतलब दलदल। ऐसी जगह को, ये बड़ी डेंजरस होती है। बज़ाहिर आपको ऐसा लगता है कि ऊपर थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं, घुटनों घुटनों तक पानी आ रहा है, बड़े मज़े से खड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर ही नहीं गुजरती कि आपके पाँव जो है उस मट्टी के अंदर फिर घुसना शुरू हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा गहराई तक होती है। ये पानी, ये मट्टी जो है सॉफ्ट मट्टी और ये पानी जो मिलके दलदल ये मार्श बना रहे हैं, ये बड़ी डेंजरस है। बहरहाल इसी जगह पर प्लांट्स भी होंगे या इधर उधर ट्रीज़ भी होंगे, उनसे पत्ते टहनियाँ टूट के इसके ऊपर भी गिर रहे होंगे, क्योंकि जहाँ ये पानी खड़ा हुआ है, जहाँ पर ये दलदल है, जहाँ पर ये मार्श है, वहाँ पर लेफ़्ट राइट डेफिनेटली पौधे भी होंगे और ट्रीज़ भी होंगे, उनसे पत्ते भी टूटेंगे, टहनियाँ भी टूटेंगी, वो भी गिरेंगी, तो वो एक अंदर कहीं ना कहीं जाके जमा भी होंगी। और जब वो जमा होंगी तो उनमें डिके का प्रोसेस भी होगा, वो ख़राब भी होंगी। तो जैसे जैसे वो ख़राब हो जाएंगी और जब उनका एंड होना शुरू हो जाएगा, जब उन सारे पत्तों का, टहनियों का, छोटे छोटे पौधों की ज़िंदगी का एंड हो जाएगा, वो पहचाने भी नहीं जाएंगे ख़राब हो के, उस वक्त उनके अंदर से एक प्रोडक्ट निकलेगी, एक गैस निकलेगी जिसको मीथेन गैस कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये नेचुरली बन रही है, इसीलिए इसको जो है MCQs में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए इसी मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है। ठीक है भाई, इसको मार्श गैस भी कहा जाता है। तो ये नेचुरल प्रिपरेशन मैंने आपको मीथेन गैस की बता दी। कब हो रही है नेचुरल प्रिपरेशन? जब डिके ऑफ प्लांट्स हो रहा है और प्लांट्स का जब एंड हो रहा है तो एंड प्रोडक्ट के तौर पे ये बनती है। मिटा दूँ इसको, अभी ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, याद रहे, मीथेन गैस का। अच्छा, इसके अलावा मीथेन गैस जो है वो ज़मीन से भी निकलती है। कैसे निकलती है मीथेन गैस जो है वो, किस शक्ल में निकलती है? नेचुरल गैस इसको कहा जाता है बेसिकली, नेचुरल गैस। आपको पता होगा ये आपके किचन में जो गैस बन रही है, किचन में जो गैस निकल रही है जिससे खाना बन रहा है, आपका नाश्ता बन रहा है, पिछली वीडियोज़ में मैंने तफसील से इस पर बात की है। तो इसको नेचुरल गैस कहा जाता है या कुदरती गैस कहा जाता है, कुदरती गैस। ये नेचुरल गैस है, असल में ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एक गैस नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसे कि एयर है,
एयर जो है वो एक गैस नहीं है, बहुत सारी गैसेस का मजमूआ है। एयर नाइट्रोजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है और बहुत सारी गैसेस हैं। तो इसी तरह ये नेचुरल गैस जिसको हम कहते हैं, जो हमारे चूल्हे में जलती है, ये क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। 3 4 5 गैसेस का मजमुआ होती है ये नेचुरल गैस, ठीक है। और इसके अंदर 94% जो है वो कौन सी गैस है, ये मीथेन गैस है, CH4। 94% जो है ये मीथेन गैस है, ठीक है भाई। बाकी 6% दूसरी गैसेस भी हैं, प्रोपेन गैस भी है, ब्यूटेन गैस भी है, हेक्सेन गैस भी है, ठीक है। क्योंकि ये नेचुरल गैस जो है वो क्या है, मिक्सचर है एक। अच्छा, यही नेचुरल गैस जो है वो हमारे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में एक जगह है जिसको सुई कहा जाता है, वहाँ बड़ी वाफिर मिकदार में दरियाफ्त हुई है और वहाँ से पूरे पाकिस्तान को सप्लाई होती है, अभी भी सप्लाई हो रही है ये नेचुरल गैस। इसीलिए इस नेचुरल गैस को सुई गैस भी कहा जाता है, इस मुनासबत से कि बलूचिस्तान में जो सुई का इलाका है वहाँ से ये मिलती है, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा और क्या बात है इसके अंदर, कोल माइंस जो होते हैं, कोल माइंस इसको हम कहते हैं कोयले की कानें, कोयले की कानें, कोयले की कानें। पहाड़ों के अंदर खुदाई करके, ज़मीन के अंदर घुस के बहुत सारी जगह फिर हमें पता लगता है कि ज़मीन को खुदाई करें या पहाड़ की खुदाई करें, अंदर ही अंदर जाके फिर वहाँ से कोयला निकलता है। तो वो जगहें जहाँ से कोयला निकाला जाता है पहाड़ों के अंदर या ज़मीन के अंदर, तो उन जगहों को जो है वो कोल माइंस कहा जाता है। तो कोयले के साथ साथ वहाँ पर क्या है, ये मीथेन गैस जो है ये भी निकलती है, ये मीथेन गैस जो है ये भी निकलती है वहाँ पर, ठीक है भाई। लेकिन वहाँ पर जो है वो मीथेन गैस जो है वो एयर के साथ अगर मिल जाए तो क्या होता है, बड़ा डेंजरस काम हो जाता है। देखें, एयर तो पहुँची नहीं वहाँ पे, हम जानते हैं यहाँ पर इस पहाड़ के अंदर या ज़मीन के नीचे जो कोयले की कान निकल रही है, ठीक है, तो पहाड़ के अंदर या ज़मीन के नीचे वो जगहें हैं जहाँ पर एयर नहीं पहुँची, जहाँ एयर नहीं पहुँची। लेकिन जैसे जैसे आप खुदाई करेंगे, आप इस कोयले की कान के अंदर जाएंगे, जहाँ से कोयला निकलेगा वहाँ से मीथेन गैस भी जो है वो निकलेगी, और आपकी खुदाई की वजह से जो एयर है वो पहले नहीं पहुँची थी, वो एयर अब जाएगी और जाके वो एयर जो है वो क्या करेगी, इस मीथेन गैस के साथ मिलेगी प्लस एयर। तो ये जो मीथेन गैस और एयर का मिक्सचर होता है, मिक्सचर बन गया ना अब ये एयर प्लस मीथेन गैस का ये जो मिक्सचर बन गया है, इसको क्या कहा जाता है, इसको फायर डैम्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फायर डैम्प। अगर इस फायर डैम्प को हल्का सा आपने बर्न किया या स्पार्क दिया, थोड़ा सा भी इसको स्पार्क, चिंगारी जिसको कहा जाता है उर्दू में, चिंगारी या फ्लेम, शोला मिला या चिंगारी मिलेगी इस मिक्सचर को, मीथेन गैस और एयर के मिक्सचर को, तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, धमाका होगा, एक्सप्लोड होगा, एक्सप्लोजन, बहुत धमाका होगा। ऐसे हादसा दुनिया में हो चुके हैं कोयले की कानों के अंदर। जब शुरू में लोगों ने कोयले की कान या कोल माइंस जो हैं उनके अंदर पहुँचे, कोयला निकाला, वर्कर हैं, लेबर हैं, काम भी करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने किसी वजह से माचिस की तीली वगैरह भी जलाई है या किसी वजह से स्पार्क प्रोड्यूस हो गया है या फ्लेम हो गया है। क्योंकि पहले तो वहाँ तक देखें, इस बात को समझें, एयर पहुँची नहीं थी, बाद में पहुँची है एयर। जब आप वहाँ पर पहुँचें, आपने खुदाई की है, हज़ारों सालों से वो कोयला अंदर दफन था और उसके अंदर मीथेन गैस भी मौजूद थी, तो ना तो कोयले तक एयर पहुँची ना मीथेन गैस तक एयर पहुँची। लेकिन जब आप खुदाई करते हुए अंदर ही अंदर पहुँच गए और वहाँ पर जो है वो आपके पहुँचने की वजह से एयर भी पहुँच गई और ये फिर मिक्सचर बन गया जिसको हम फायर डैम्प कहते हैं, ठीक है।
तो पहले पता नहीं था, हाथ से होते तो बहुत ज़्यादा धमाके भी हुए, अमवात भी हुई। बहरहाल अब तो पता चल गया तहकीकात के बाद कि असल में इसकी वजह ये फायर डैम्प है। ठीक है भाई, अब इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। नेचुरल प्रिपरेशन हमने डिस्कस कर ली इसकी थोड़ी सी। अब इसकी आर्टिफिशियल प्रिपरेशन यानी कि मसनूई तैयारी कहाँ होगी? लेबॉर्ट्री में। हम क्या मीथेन गैस तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन, दो चीज़ों से नॉर्मली जो है वो मीथेन गैस की तैयारी की जाती है लेबॉर्ट्री में। कौन सी हैं वो दो चीज़ें? मैं आपको नाम बता देता हूँ। प्रिपरेशन इसकी किसकी? प्रिपरेशन ऑफ मीथेन गैस। दो चीज़ों की मदद से जो है वो इसकी तैयारी लेबॉर्ट्री में की जा रही है। और तरीके भी हैं, लेकिन आप सिर्फ ये देख लीजिए। सोडियम एसीटेट, माशाल्लाह आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 15 देख रहे हैं। अब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाएगी। हमने एक वो डिस्कस किया था, याद है आपको? फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्साइलिक एसिड, कार्बोक्साइलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप है एक। ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया था। इसका फॉर्मूला ये था, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन इसके साथ लगा हुआ है और इस साइड पर ये आर, रेस्ट ऑफ द चेन। आर का मतलब रेस्ट ऑफ द चेन, मतलब जो कुछ भी चेन में बचता है। मिसाल के तौर पर प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। प्रोपेन, 3 कार्बन इसके साथ लगे हुए हैं, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड सब में बनेगा। ओइक एसिड आपको ये बताता है कि ये जो है वो क्या है? ये कार्बोक्साइलिक एसिड है, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो लाजमी लगेगा। अब कैसे लगेगा? यहाँ पर लगेगा, मैं बना देता हूँ। ये वाला कार्बन, ये H, ये डबल बॉन्ड, ये O। ठीक है, कार्बोक्साइलिक एसिड। मेरे ख्याल में H नहीं है यहाँ पर, OH आएगा, सॉरी, OH, कार्बोक्साइलिक एसिड। तो ये देख लें आप, ये लगा हुआ ये कार्बोक्साइलिक एसिड। ठीक है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं और इसको आप COOH यूं भी लिख सकते हैं। अब इसी COOH में ये H जो है आप हटा दीजिए, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा, COONA, ये आ जाएगा। ठीक है, और बाकी क्या बचा? फॉर्मूला देख लीजिए, C डबल बॉन्ड O और वहाँ पर OH है, जिसमें से H निकल गया, उसकी जगह पर Na आ गया। ये जो चीज़ है ये क्या कहलाएगी? ये आपको मिसाल देके समझा रहा हूँ मैं भी, याद रहे। सोडियम एसीटेट को डिस्कस नहीं कर रहा मैं अभी, ये सिर्फ मैं आपको मिसाल देके समझा रहा हूँ एक, कि किस तरह से ये सोडियम एसीटेट असल में क्या है, ताकि आपको ईजीली इसका फॉर्मूला याद हो जाए। क्योंकि मैं अब ये समझता हूँ कि अगर आप 15 वीडियोस देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आपको इन डेप्थ जो है वो समझना चाहिए सारी चीज़ों को। ठीक है, किसी हद तक, मैं मुकम्मल बात नहीं कहता। तो यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH2 है, तो ये कार्बोक्साइलिक एसिड है जो कि ये रहा। फिर ये जो R जो है, इसका मतलब है रेस्ट ऑफ द चेन, मतलब जितनी भी चेन है, बाकी बच जाने वाली जितनी भी चेन है वो ये है, ये रही। तो ये पूरी का पूरा पोर्शन R कहलाएगा। ठीक है, इसको अल्काइल ग्रुप भी हम कहते हैं वैसे, लेकिन उसमें अभी नहीं लेके जाता आपको। ये अल्काइल हो गया, ये कार्बोक्साइलिक ग्रुप इसके साथ लग गया। और कार्बोक्साइलिक ग्रुप के, अब इसकी बात मत कीजिएगा, प्रोपेनोइक एसिड की बार बार कह रहा हूँ, ये मैं समझा नहीं रहा अभी। प्रोपेनोइक एसिड सिर्फ आपको मिसाल दे के समझाया है मैंने, और इसके अंदर ये कार्बोक्साइलिक एसिड मैंने लगाया है और यहाँ पर आपको ये बताया है कि हाइड्रोजन के हटा के सोडियम इसके साथ लगेगा। तो ये अब ये सोडियम एसीटेट जो है, इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, इसकी मदद से हम जो है वो बनाएंगे। अब इसका फॉर्मूला आपको सेकंड्स में समझ में आ जाएगा। उन बच्चों को जो अभी तक बिल्कुल मेरी हिदायत पर लेक्चर नोट कर रहे हैं और साथ साथ सीख रहे हैं, उनको सेकंड में समझ में आ जाएगा। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला देख लें, जिसकी मदद से
हम मीथेन गैस जो है वो बनाने वाले हैं। इसका फॉर्मूला है CH3 और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है और COONA। अब इसमें देख लीजिए आपको कार्बन कितने नज़र आ रहे हैं, कार्बन 2 है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, ठीक है। तो ये 2 कार्बन, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पर CH3 आ गया। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर बनाऊं तो ये डबल बॉन्ड O के साथ आ गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर O और यहाँ पर Na, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस होगा। ये रहा सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला, ठीक है भाई। लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, और अगर उलझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं तो भले छोड़ भी दें, कोई मसला नहीं है। इतना भी बहुत है कि सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला ये आपने देख लिया। सोडियम एसीटेट की मदद से बहरहाल हम जो है वो पहले देखेंगे कि कैसे आप मीथेन गैस बनाते हैं। सोडियम एसीटेट चाहिए यहाँ पर आपको CH3 और COONA, ठीक है। इसको आप रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। पहले यहाँ पे फुल वर्ड्स लिख देता हूँ। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवाएंगे आप। ये सोडा लाइम क्या है ये भी सुन लीजिए। सोडा लाइम मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये जो है वो सोडा लाइम इन 2 चीज़ों का मिक्सचर है, ठीक है। और सोडियम एसीटेट जो है ये सॉलिड है, बहरहाल ये भी सॉलिड है। सोडियम एसीटेट बाज़ार से मिलता है, वाइट कलर का ही होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी बाज़ार से मिलता है, वाइट कलर का होता है, जिसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। और ये कैल्शियम ऑक्साइड ये भी वाइट कलर का ही होता है। तीनों चीज़ें ही वाइट कलर की हैं, ठीक है। पहले इसका मिक्सचर आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन ये मिक्सचर जो है वो एक्वस होगा, यानी कि पानी में आपको इसको मिक्स करना पड़ेगा। पानी लेके उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स सोल्यूशन इसका बन जाएगा ये, ठीक है, इन दोनों चीज़ों का। यानी कि ये सोल्यूशन किसका बन गया, सोडा लाइम का। इसी सोडा लाइम में सोडियम एसीटेट आप जो है वो डाल देंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे। जैसे जैसे हीट मिलती जाएगी वैसे वैसे इसमें से मीथेन गैस जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। पूरी केमिकल इक्वेशन बना देता हूँ। और एक और चीज़ बनेगी, लेकिन वो इसमें से, बीकर में से, इस पानी में से बाहर वो दूसरी चीज़ नहीं निकलेगी, बल्कि वो दूसरी चीज़ इसी के अंदर ही रहेगी। वो दूसरी चीज़ क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। ये सोडियम कार्बोनेट ये इसी पानी के अंदर रह जाएगा और मीथेन गैस जो है वो यहाँ से निकल आएगी बाहर। ठीक हो गया भाई। अच्छा, इसकी पूरी केमिकल इक्वेशन बना दूं यहाँ पर मैं। सोडियम एसीटेट किसके साथ मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा। अब यहाँ पर परेशान मत होइएगा, केमिकल इक्वेशन में सिर्फ सोडियम एसीटेट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऊपर देखें आप तो कैल्शियम ऑक्साइड भी लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड, और नीचे हीट भी लिख। असल में ये सोडा लाइम का जो मिक्सचर है ना, तो इस मिक्सचर, सोडा लाइम के मिक्सचर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं बनेगा, बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका ताल्लुक बनेगा। किसका, सोडियम एसीटेट का। ठीक है भाई। अच्छा, उसके नतीजे में क्या बनेगा, एक मीथेन गैस CH4 प्लस दूसरी चीज़ क्या बनेगी यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है भाई। दूसरा प्रोसीजर जो है वो इसका लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन, वो किसकी मदद से होगा, वो एल्युमिनियम कार्बाइड से होगा। एल्युमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Al4C3, Al4C3। ठीक है भाई।
ये मिटा दूं पहले केमिकल इक्वेशन। सोडियम एसीटेट के हवाले से एक चीज़ थोड़ी सी और बताता चलूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इसके नाम के साथ जो वर्ड लिखा हुआ है ना, एनहाइड्रस, आपको लिखा हो, पढ़ रहे होंगे ना तो लिखा होगा एनहाइड्रस, ज़रा इसको भी सुन लीजिए ताकि ये भी आपको पता चले कि एनहाइड्रस सोडियम एसीटेट वो क्यों मांग रहा है। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब होता है टोटली ड्राई, बिल्कुल खुश्क हो, बिल्कुल खुश्क हो, हल्का सा भी गीला ना हो, ऐसा सोडियम एसीटेट आपको चाहिए। ये अलग बात है कि सोडियम एसीटेट आप डाल पानी में ही रहें, यानी कि मिक्सचर बना हुआ है ना वो सोडा लाइम का, उसी में डाल रहे हैं ना उस बीकर में, लेकिन इसको पहले से गीला नहीं होना चाहिए, इसको हाइड्रस नहीं होना चाहिए, इसको एनहाइड्रस होना चाहिए। ये बात आप याद रख लीजिए, जब भी एनहाइड्रस वर्ड आए इसका मतलब है खुश्क, और जब भी हाइड्रस वर्ड आए इसका मतलब है तर। खालिस उर्दू में इसको कहा जाता है तर, मतलब गीला, और खुश्क का मतलब तो आपको पता ही है। तो खुश्क को एनहाइड्रस कहा जाता है और तर गीले को हाइड्रस कहा जाता है। इन दोनों नामों में एक नाम आप देख रहे होंगे, ये दो इससे निकला है, हाइड्रस है। लातीनी ज़बान में हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, अंग्रेज़ी ज़बान में पानी को वाटर कहते हैं, लातीनी लैटिन लैंग्वेज में हाइड्रा कहा जाता है, और यूनानी ग्रीक ज़बान में इसको एक्वा कहा जाता है। ठीक है, इन नामों का आपको पता होना चाहिए। एक्वा का मतलब भी पानी है, हाइड्रा का मतलब भी पानी है, वाटर का मतलब भी पानी है। ठीक है, तो एनहाइड्रस का मतलब उल्टा होता है, जिसमें पानी ना हो, और हाइड्रस का मतलब जिसमें पानी हो, हाइड्रा हो। तो ये सोडियम एसीटेट एनहाइड्रस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुश्क होना चाहिए। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सोडियम एसीटेट ये हाइग्रोस्कोपिक है, हाइग्रोस्कोपिक, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है ना H2SO4, ये भी हाइग्रोस्कोपिक है, H2SO4। सिलिका जो है ना ये भी इसकी तरफ तो बाद में देखेंगे। हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब है? ये हाइग्रो वर्ड जो है वो दोबारा हाइड्रा से ही निकला है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, जैसे एक जगह अगर आप टिश्यू पेपर रख देंगे और वहाँ पर सराउंडिंग में कहीं बाथरूम वगैरह है, या पानी गिर रहा है, या बाहर कहीं बारिश हो रही है, या उस जगह पर या समंदर के किनारे आप बैठे हैं, वो टिश्यू पेपर जो है वो क्या होगा, वो टिश्यू जो है वो गीला हो जाएगा। आपके कपड़े बाद में गीले होंगे, वो टिश्यू पेपर जो है रोज़ पेटल वगैरह वो जल्दी गीला हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि टिश्यू पेपर बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी कोशिश होती है कि हवा में मौजूद नमी को अपने अंदर जज़्ब कर लें, हवा में मौजूद नमी को अपने अंदर जज़्ब कर लें। तो सोडियम एसीटेट भी हाइग्रोस्कोपिक है, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द एयर मौजूद है, एयर के अंदर वाटर वेपर्स भी तो मौजूद हैं, ह्यूमिडिटी भी तो मौजूद है, नमी भी तो मौजूद है, कहीं कम या कहीं ज़्यादा हो सकती है। कराची या साहिल समंदर वाले जो इलाके हैं वहाँ की हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है। हैदराबाद जो है या ऐसे दूसरे शहर हैं तो वहाँ पर समंदर नहीं है, तो वहाँ में हवा में जो है वो नमी इतनी नहीं होगी, ह्यूमिडिटी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन होती है। इस वक्त भी इस रूम के अंदर भी जो एयर मौजूद है इसमें भी नमी मौजूद है, मॉइस्चर मौजूद है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि सोडियम एसीटेट जो है बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक है। आप इसको बोतल से बाहर निकालेंगे ना तो लेफ़्ट राइट जितनी भी हवा में मौजूद नमी होगी, पानी होगा, मॉइस्चर होगा, वो क्या होगा, ये सोडियम एसीटेट फ़ौरन एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, क्योंकि सोडियम एसीटेट हाइग्रोस्कोपिक है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस पे भी एक अलग से वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसीलिए उसने ख़ास तौर पे कहा है कि भाई सोडियम एसीटेट जो आप लेके आएँ वो एनहाइड्रस होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए, वो गीला ना हो। तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दूसरा आप चलते हैं इस एल्युमिनियम कार्बाइड की तरफ। मिटा दूँ इसको। इसके साथ भी पानी वाला ही मसला है। इसके साथ भी आपने इसके नाम के साथ देखा होगा क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आप देखें, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ
एल्युमिनियम कार्बाइड, ये एल्युमिनियम कार्बाइड जो है आपको इसका हाइड्रोलाइसिस जो है वो करना पड़ेगा। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना। हाइड्रो वर्ड हाइड्रा से निकला है। ऐसी चीज़, ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर क्या हो रहा हो, जिसके अंदर वाटर ब्रेक हो रहा हो, वाटर ब्रेक हो रहा हो, तो हम कह रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड। तो मतलब एल्युमिनियम कार्बाइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और उसके नतीजे में वाटर का मॉलिक्यूल H2O का मॉलिक्यूल क्या होगा, लाइसिस होगा इसका, ये H2O का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा। ठीक है। और दूसरे लफ्ज़ों में क्या बात करना चाह रहा हूँ कि एल्युमिनियम कार्बाइड को पानी के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे। मिटा दूँ, इसकी केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन Al4C3 प्लस 12H2O, ठीक है, और इसके नतीजे में मीथेन गैस बनेगी। अब इक्वेशन को मैं बैलेंस नहीं कर रहा, खुद कर लीजिएगा, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट के साथ, इसके साथ 3 लगेगा। ठीक है। ये सारा काम कहाँ होगा, पानी के अंदर होगा। एल्युमिनियम कार्बाइड बाज़ार से ले आइए, एक बीकर में पानी लीजिए और उस पानी में एल्युमिनियम कार्बाइड डाल दीजिए। पानी के अंदर बीकर में ये चीज़ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये पानी में ही रुक जाएगा, पानी में से ये मीथेन गैस बाहर आ जाएगी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। अब तीसरा टॉपिक हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीथेन गैस CH4। ठीक है भाई, कलरलेस गैस होती है। अगर आप इसको बनाएंगे भी तो आपको ये नज़र नहीं आएगी। कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। टेस्टलेस है, इसका कोई जायका भी नहीं है। टेस्टलेस है, इसका कोई जायका भी नहीं है। ऑर्डरलेस है और इसकी कोई बू भी नहीं है, स्मेल भी नहीं है। मतलब मीथेन गैस जो है उसकी कोई स्मेल भी आपको नहीं आएगी, टेस्टलेस, उसका कोई जायका भी आपको फील नहीं होगा, और कलरलेस, इसका कोई कलर भी नहीं होगा। स्पेयरिंगली सॉल्यूबल मतलब बहुत थोड़ी ये डिज़ोल्व हो सकती है पानी में। स्पेयरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। स्पेयरिंगली का मतलब होता है बहुत ही कलील मिकदार में, बहुत थोड़ी मिकदार में ये पानी में डिज़ोल्व हो सकती है। आगे उसने बताया भी है 5 मिलीलीटर इन 100 मिलीलीटर, यानी कि एक बीकर है, उसमें जो है वो पानी लिया है आपने, कितनी मिकदार ली है आपने पानी की, 100 मिलीलीटर आपने पानी लिया है। अब ये एग्ज़ाम में MCQs वगैरह भी आ जाते हैं, एंट्री टेस्ट में भी आ जाते हैं। देखिए ये मालूमात है, इन्फॉर्मेशन है, ये समझने की पावर है, तो इसको यूटिलाइज़ करेंगे, आप जवाब दे देंगे सेकंड्स में। वो आपसे पूछता है कि मीथेन गैस जो है वो हम इस पानी में डिज़ोल्व करेंगे, कितनी मीथेन गैस है, 50 मिलीलीटर है। 50 मिलीलीटर मीथेन गैस हम इसमें डिज़ोल्व करेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? लेकिन आपको ये बात पता है कि 100 मिलीलीटर पानी के अंदर सिर्फ 5 मिलीलीटर ही डिज़ोल्व हो सकती है। वो आपसे पूछेगा, ऑप्शन देगा कि हाँ भाई कितने जो है वो, कितना मिलीलीटर जो है वो मीथेन गैस डिज़ोल्व हो गई, तो आप कहेंगे 100 मिलीलीटर पानी है तो यकीनन 5 मिलीलीटर मीथेन गैस जो है इसमें डिज़ोल्व हुई है। अगर पानी 200 मिलीलीटर हो जाता है तो कितना मिलीलीटर होगा मीथेन, 10 मिलीलीटर कर लें, मतलब दुगना कर लें, आसान है। ठीक है भाई। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा उसके बाद फिर आगे इंफॉर्मेशन और क्या है इसमें, मीथेन सिमेट्रिकल है। ये जो टर्म्स है ना ये आपको परेशान करती हैं। ठीक है,
अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। उसने बोला मीथेन जो है वो सिमेट्रिकल है, हैव नो डाइपोल मोमेंट, हैंस लिहाजा ये क्या है, नॉन पोलर है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये 3 वर्ड्स के अंदर, इनके ऊपर अलग अलग वीडियोस बनेंगी तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस एक पॉइंट को समझाने में मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए, सिर्फ ब्रीफ, बहुत ज़्यादा इन शॉर्ट इसका मैं छोटा सा आपको जो है वो क्या दूंगा, इसका मैं छोटा सा आपको ओवरव्यू दूंगा। सिमेट्रिकल कि मीथेन गैस सिमेट्रिकल है, इसका मतलब इसमें सिमेट्री है। सिमेट्री ये टर्म केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत इस्तेमाल होती है, ज़रा इसको समझ लीजिएगा। सिमेट्री का क्या मतलब है, मेड अप ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट्स। इसका मतलब है मेड अप ऑफ, कोई भी चीज़ जो है वो बनी हुई है मेड अप ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट्स, बिल्कुल एक जैसे पार्ट्स से मिलके बनी है। जैसे मेरी बॉडी को देख लीजिए, मेड अप ऑफ सिमिलर पार्ट्स फेसिंग ईच अदर, फेसिंग ईच अदर। इसने ये बोला अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल है, तो इसका पहला मतलब ये बनता है कि वो ऑब्जेक्ट के जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये कब आपको पता लगेगा, जब उस ऑब्जेक्ट को आप बीच में से काट देंगे। जैसे कि मुझे मत काटिएगा, लेकिन अब समझाने के लिए, अगर आप मुझे यहाँ से बीच में से काट देते हैं तो मेरे 2 पीसेस बन गए, ठीक है। यूँ काट दिया तो आधी नाक इस पोर्शन में चली जाएगी और आधी नाक इस पोर्शन में चली जाएगी, ठीक है। आँखें हैं, एक आँख इधर एक आँख इधर, ठीक है। हाथ, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, पैर, एक पैर इधर एक पैर इधर। तो मेरे ये जो 2 पार्ट अब बॉडी के बने हैं, इनके जो हिस्से हैं वो आप देखें दोनों एक दूसरे से कितने मैच करते हैं। एग्जैक्टली अगर हम मीथेन गैस का मॉलिक्यूल देखें ना, CH4, इसकी पोजीशन कुछ यूँ बनती है, ये हाइड्रोजन 4 जगहों पे लगा हुआ है इस तरह से। अगर आप इसको बीच में से कट करते हैं ना मिसाल के तौर पर, तो आप देखेंगे कि ये दोनों पार्ट्स जो हैं कितने मैच करते हैं एक दूसरे से। दिस इज़ कॉल्ड सिमेट्री, दिस इज़ कॉल्ड सिमेट्री, इसको सिमेट्री कहा जाता है। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है, इसको सिमेट्री कहा जाता है। तो ये सिमेट्रिकल है। अब आगे इसी पॉइंट के अंदर, ये पॉइंट मैं आपको पढ़ के सुना दूं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इंशाल्लाह 16 पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी थकन महसूस हो रही है। बहरहाल तो ये मैं बता दूं कि उसमें जुमला क्या लिखा हुआ है, मीथेन इज सिमेट्रिकल। फिर आगे वो बता रहा है कॉमा एंड हैव नो डाइपोल मोमेंट, और कोई डाइपोल मोमेंट भी नहीं है। हैंस इट इज़ नॉन पोलर, इसीलिए ये नॉन पोलर है। इसका मतलब सिमेट्रिकल का डाइपोल मोमेंट के साथ कोई ताल्लुक़ है और नॉन पोलर का भी इनका आपस में कोई ताल्लुक़ है। बहरहाल अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं तो बात फिर बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। इसके ऊपर मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी और बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ये फर्स्ट ईयर का लेवल है, यकीन कीजिए आप, ये फर्स्ट ईयर का लेवल है, क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड है। इसके अंदर सारी की सारी ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री है। तो ये आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, फर्स्ट ईयर में जाके इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।